जनवरी की एक शाम को एक खुशपोश नौजवान डेविस रोड से गुजरकर माल रोड पर पहुंचा और चैरिंग क्रॉस का रुख करके खरामा खरामा पटरी पर चलने लगा। ये नौजवान अपनी तराश खराश से खासा फैशनेबल मालूम होता था। लंबी लंबी कलमें, चमकते हुए बाल, बारीक बारीक मूछें गोया सुरमे की सिलाई से बनाई गई हूँ। बादामी रंग का गर्म ओवरकोट पहने हुए, जिसके काज में शरबती रंग के गुलाब का एक आध खिला फूल लटका हुआ, सर पर सब्ज फ्लैट हैट एक खास अंदाज से टेढ़ी रखी हुई, सफ़ेद सिल्क का गुलबंद गले के गिर्द लिपटा हुआ, एक हाथ कोट की जेब में, दूसरे में बेद की एक छोटी छड़ी पकड़े हुए, जिसे कभी कभी मज़े में आके घुमाने लगता था। ये हफ्ते की शाम थी, भरपूर जाड़े का ज़माना। सर्द और तुंद हवा किसी तेज़ धार की तरह जिस्म पर आके लगती थी, मगर उस नौजवान पर उसका कुछ असर मालूम नहीं होता था। और लोग खुद को गर्म करने के लिए तेज़ कदम उठा रहे थे, मगर उसे उसकी ज़रूरत ना थी। जैसे इस कड़कड़ाते जाड़े में उसे टहलने में बड़ा मज़ा आ रहा हो। उसकी चाल ढाल से ऐसा बांकपन टपकता था कि तांगे वाले दूर से ही देखकर सरपट घोड़ा दौड़ाते हुए उसकी तरफ लपकते, मगर वो छड़ी के इशारे से नहीं कर देता। एक खाली टैक्सी भी उसे देखकर रुकी, पर उसने नो थैंक यू कहकर उसे भी टाल दिया। जैसे जैसे माल के ज़्यादा बारौनक हिस्से की तरफ पहुंचता जाता था, उसकी चौंचाली बढ़ती जाती थी। वो मुंह से सीटी बजा के रक्स की एक अंग्रेज़ी धुन निकालने लगा। उसके साथ ही उसके पाँव भी थिरकते हुए उठने लगे। एक दफ़ा जब आसपास कोई नहीं था तो यकबरागी कुछ ऐसा जोश आया कि उसने दौड़कर झूठ मूठ बल देने की कोशिश की, गोया क्रिकेट का खेल हो रहा हो। रास्ते में वो सड़क आई जो लॉरेंस गार्डन की तरफ जाती थी, मगर उस वक्त शाम के धुंधलके और सख्त कोहरे में उस बाग पर कुछ ऐसी उदासी बरस रही थी कि उसने उधर का रुख ना किया और सीधा चेरिंग क्रॉस की तरफ चलता रहा। मल्लिका के बुत के करीब पहुंचकर उसकी हरकत व सनकात में किसी कदर मतानत आ गई। उसने अपना रुमाल निकाला, जिसे जेब में रखने की बजाय उसने कोट की बाईं आस्तीन में उड़ेस रखा था, और हल्के हल्के चेहरे पर फेरा ताकि कुछ गर्द जमा हो गई हो तो उतर जाए। पास घास के एक टुकड़े पर कुछ अंग्रेज बच्चे बड़ी सी गेंद से खेल रहे थे। वो रुक गया और बड़ी दिलचस्पी से उनका खेल देखने लगा। बच्चे कुछ देर तक तो उसकी परवाह किए बगैर खेल में मसरूफ़ रहे, पर जब वो बराबर तके ही चला गया तो वो रफ्ता रफ्ता शर्माने से लगे और फिर अचानक गेंद संभाल कर हंसते हुए एक दूसरे के पीछे भागते हुए घास के उस टुकड़े से ही चले गए। नौजवान की नज़र सीमेंट की एक खाली बेंच पर पड़ी और वो उस पर आकर बैठ गया। उस वक्त शाम के अंधेरे में साथ साथ सर्दी और भी बढ़ती जा रही थी। उसकी ये शिद्दत ना खुशगवार ना थी, बल्कि लज्जत परस्ती की तरगीब देती थी। शहर के ऐशपन तबके का तो कहना ही क्या, वो तो इस सर्दी में ज़्यादा ही खुल खेलता है। तन्हाई में बसर करने वाले भी इस सर्दी के वर्गलाए जाते हैं और वो अपने अपने कोनों खद्दरों से निकलकर महफिलों और मजमाओं में जाने की सोचने लगते हैं ताकि जिस्मों का कर्ब हासिल हो। हसूल लज्जत की यही जुस्तजू लोगों को माल पर खींच लाई थी, और वो हंसने तौफीक रेस्तरानों, काफ़ी हाउसों, रक्स गाहों, सिनेमाओं और तफरीह के दूसरे मकामों पर महजूज हो रहे थे। माल रोड पर मोटरों, तांगों और बाईसाइकिलों का तांता बना हुआ था ही पटरी पर चलने वालों की भी कसरत थी। अलावा अजीज़ सड़क के दो रवैया दुकानों में ख़रीद व फ़रोख्त का बाज़ार भी गर्म था। जिन कम नसीबों को ना तो तफरीह तबाह की ईसाइयत थी, ना ख़रीद व फ़रोख्त की, वो दूर ही खड़े खड़े इन तफरीह गाहों और दुकानों की रंगारंग रोशनियों से जी बहला रहे थे। नौजवान सीमेंट की बेंच पर बैठा अपने सामने से गुजरते हुए जन व मर्द को गौर से देख रहा था। उसकी नज़र उनके चेहरों से कहीं ज़्यादा उनके लिबास पर पड़ती थी। उनमें हर वज़ा और हर कुमाश के लोग थे, बड़े बड़े ताजीर, सरकारी अफसर, लीडर, फनकार, कॉलेजों के तलबा और तालिबान, नर्सें, अखबारों के नुमाइंदे, दफ्तरों के बाबू। ज़्यादातर लोग ओवरकोट पहने हुए थे, हर किस्म के ओवरकोट, कराकुली के बेशकीमत ओवरकोट से लेकर खाली पट्टी के पुरानी फौजी ओवरकोट तक, जिसे नीलाम में ख़रीदा गया था। नौजवान का अपना ओवरकोट था तो खासा पुराना, मगर उसका कपड़ा खूब बढ़िया था। फिर वो सिला हुआ भी किसी माहिर दर्जी का था।
उसको देखने से मालूम होता था कि उसकी बहुत देखभाल की जाती है। कॉलर खूब जमा हुआ था, बाहों की क्रीज बड़ी नुमायाँ, सिलवट कहीं नाम को नहीं, बटन सींग के बड़े बड़े चमकते हुए। नौजवान उसमें बहुत मगन मालूम होता था। एक लड़का पान बीड़ी सिगरेट का संदूकचा गले में डाले सामने से गुजरा। नौजवान ने आवाज़ दी, पान वाला, जनाब 10 का चेंज है तो नहीं, ला दूंगा, क्या लेंगे आप? नोट लेके भाग गया तो अजी वाह, कोई चोर चक्का हूँ जो भाग जाऊंगा। एतबार ना हो तो मेरे साथ चलिए। लेंगे क्या आप? नहीं नहीं, हम खुद चेंज लाएगा। लो ये कन्नी निकला, एक सिगरेट दे दो और चले जाओ। लड़के के जाने के बाद मज़े मज़े से सिगरेट के कश लगाने लगा। वो वैसे ही बहुत खुश नज़र आता था। सिगरेट के धुएं ने उस पर सरूर की कैफियत तारी कर दी। एक छोटी सी सफ़ेद रंग की बिल्ली सर्दी में ठिठरी हुई बेंच के नीचे उसके कदमों पर आकर म्याऊं म्याऊं करने लगी। उसने पुचकारा तो उछल कर बेंच पर आ चढ़ी। उसने प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरा और कहा, पुअर लिटिल सोल। इसके बाद वो बेंच से उठ खड़ा हुआ और सड़क को पार करके उस तरफ चला गया जिधर सिनेमा की रंग बिरंगी रोशनियाँ झिलमिला रही थीं। तमाशा शुरू हो चुका था। बरामदे में ना भीड़ थी, सिर्फ चंद लोग थे जो आने वाली फिल्मों की तस्वीरों का जायज़ा ले रहे थे। ये तस्वीरें छोटे बड़ी कई बोर्डों पर चस्पा थीं। उनमें कहानी के चीदा चीदा मानीज़र दिखाए गए थे। 3 नौजवान एंग्लो इंडियन लड़कियां उन तस्वीरों को जौक व शौक़ से देख रही थीं, एक ख़ास शान इस्तगना के साथ, मगर सिन्फ़ नाजुक का पूरा पूरा एहतराम महलूज रखते हुए। वो भी उनके साथ, मगर मुनासिब फासले से उन तस्वीरों को देखता रहा। लड़कियां आपस में हंसी मजाक की बातें भी करती जाती थीं और फिल्म पर राय जनी भी। इतने में एक लड़की ने, जो अपनी साथ वालियों से ज़्यादा हसीन भी थी और शौक भी, दूसरी लड़की के कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर उसने कहकहा लगाया और फिर वो तीनों हंसती हुई बाहर निकल गईं। नौजवान ने उसका कुछ असर कबूल न किया और थोड़ी देर के बाद वो खुद भी सिनेमा की इमारत से बाहर निकल आया। अब 7 बज चुके थे। वो मॉल की पटरी पर फिर पहले की तरह मटर गश्त करता हुआ चला जा रहा था। एक रेस्तरां में ऑर्केस्ट्रा बज रहा था। अंदर से कहीं ज़्यादा बाहर लोगों का हजूम था। उनमें ज़्यादातर मोटरों के ड्राइवर, कोचवान, फल बेचने वाले जो अपना माल बेच के खाली टोकरे लिए खड़े थे, कुछ राहगीर जो चलते चलते ठहर गए थे, कुछ मजदूरी पेशा लोग थे, कुछ गदागर, कुछ अंदर वालों से कहीं ज़्यादा गाने के रसिया मालूम होते थे, क्योंकि वो गुल गपाड़ा नहीं मचा रहे थे बल्कि खामोशी से नगमा सुन रहे थे। हालांकि धुन और साज अजनबी थे। नौजवान पल भर के लिए रुका और फिर आगे बढ़ गया। थोड़ी देर चल के उसे अंग्रेज़ी मौसीकी की एक बड़ी सी दुकान नज़र आई और वो बिना तकल्लुफ़ अंदर चला गया। हर तरफ शीशे की अलमारियों में तरह तरह के अंग्रेज़ी साज रखे हुए थे। एक लंबी मेज़ पर मगरबी मौसीकी के 2 वर्ग की किताबें चुनी थीं। ये नए चल नतर गाने थे। सरे वर्ग खूबसूरत, रंगदार, मगर धुनें घटिया। एक छिछलती हुई नज़र उन पर डाली और फिर वहाँ से हट आया और साज़ों की तरफ मुतवज़्ज़े हो गया। एक हिस्पानवी गिटार जो एक खूंटी से टंगी हुई थी, नाकेदाना नज़र डाली और उसके साथ कीमत का जो टिकट लटक रहा था उसे पढ़ा। उससे ज़रा हटकर एक बड़ा जर्मन पियानो रखा हुआ था। उसका कोर उठा के उंगलियों से बज़ पर्दों को टटोला और फिर कवर बंद कर दिया। पियानो की आवाज़ सुनकर दुकान का एक कारिंदा उसकी तरफ बढ़ा। गुड इवनिंग सर, कोई खिदमत नहीं? शुक्रिया। हाँ, इस महीने के ग्रामोफोन रिकॉर्डों की फहरिस्त दे दीजिए। फहरिस्त लेके ओवरकोट की जेब में डाली, दुकान से बाहर निकल आया और फिर चलना शुरू कर दिया। दुकान में एक छोटा सा बुक स्टॉल था। नौजवान यहाँ भी रुका। कई ताज़ा रिसालों के वर्क उल्टे। रिसाला जहाँ से उठाता बड़ी एहतियात से वहीं रख देता। आगे बढ़ा तो कालीनों की एक दुकान ने उसकी तवज्जो को जज़ब किया। दुकान मालिक ने, जो एक लंबा सा चूगा पहने और सर पर कुल्ला रखे था, गर्म जोशी से उसकी आप भाग की। ज़रा ये ईरानी कालीन देखना चाहता हूँ। उतारे नहीं, यहीं देख लूँगा। क्या कीमत है इसकी? 1430 रुपये। नौजवान ने अपनी भवों को सिकड़ा, जिसका मतलब था, ओह इतनी? दुकानदार ने कहा, हम पसंद कर लीजिए, हम जितनी भी रियायत कर सकते हैं कर देंगे। शुक्रिया, लेकिन इस वक्त तो मैं सिर्फ एक नज़र देखने आया हूँ। शौक़ से देखिए, आप ही की दुकान है। वो 3 मिनट के बाद उस दुकान से भी निकल आया। उसके ओवरकोट के काज में शरबती रंग का गुलाब जो फूल अटका हुआ था, वो उस वक्त काज से कुछ ज़्यादा बाहर निकल आया था। जब वो उसको ठीक कर रहा था तो उसके होंठों पर एक खफी
और पुरअसरार मुस्कुराहट नमूदार हुई और फिर अपनी मटर गश्ती शुरू कर दी। अब वो हाई कोर्ट की इमारतों के सामने से गुजरा था। इतना कुछ चल लेने के बाद उसकी फितरी चूंचली में कुछ फ़र्क नहीं आया, ना थकान महसूस हुई, ना उकताहट। यहाँ पटरी पर चलने वालों की टोलियाँ कुछ छट सी गई थी और मैं उनमें काफ़ी फिसल रहा था। उसने अपनी बेत की छड़ी को एक उंगली पर घुमाने की कोशिश की, मगर कामयाबी ना हुई और छड़ी ज़मीन पर गिर पड़ी। ओह सॉरी कहकर ज़मीन पर झुका और छड़ी को उठा लिया। इस आसना में एक नौजवान जोड़ा जो उसके पीछे पीछे चला आ रहा था, उसके पास से गुजर कर आगे निकल आया। लड़का दराज कामत था और स्याह कॉर्डराई की पतलून और जिप वाली चमड़े की जैकेट पहने था। लड़की सफ़ेद कॉटन की घेरदार सलवार और सब्ज रंग का कोट। वो भारी भरकम सी थी। उसके बालों में एक लंबा सा स्याह चट्टा गुंदा हुआ था जो उसके कमर से नीचे था। लड़की के चलने से उसके चटले का फुंदना उछलता कूदता पैर द पर उसके फरवा जिस्म से टकराता था। नौजवान के लिए जो अब उनके पीछे चला आ रहा था, यह नज़ारा खासा जाज़िब नज़र था। वो जोड़ा कुछ देर तक तो खामोश चलता रहा। इसके बाद लड़के ने कुछ कहा, जिसके जवाब में लड़की अचानक चमक कर बोली, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। सुनो, मेरा कहना मानो। लड़के ने नसीहत के अंदाज में कहा, डॉक्टर मेरा दोस्त है, किसी को कानों कान खबर ना होगी। नहीं नहीं नहीं, मैं कहता हूँ तुम्हें ज़रा तकलीफ़ ना होगी। लड़की ने कुछ जवाब ना दिया। तुम्हारे बाप को कितना रंज होगा, ज़रा उनकी इज़्ज़त का भी तो ख्याल करो। चुप रहो वरना मैं पागल हो जाऊँगी। नौजवान ने शाम से अब तक अपनी मटर गश्त के दौरान में जितनी इंसानी शक्लें देखी थीं, उनमें से किसी ने भी उसकी तवज्जो को अपनी तरफ मुनतीफ़ नहीं किया था। फ़िल हकीकत उनमें कोई जज्बायत ही नहीं, या फिर वो अपने हाल में ऐसा मस्त था कि किसी दूसरे से उसे सरोकार ही ना था। मगर उस दिलचस्प जोड़े ने, जिसमें किसी अफसाने के किरदारों की सी अदा थी, जैसे यकबरागी उसके दिल को मोह लिया था और उसे हद दर्जा मुश्ताक बना दिया कि वो उनकी और भी बातें सुने और हो सके तो करीब से उनकी शक्ल भी देख ले। उस वक्त वो तीनों बड़े डाकखाने के चौराहे पर पहुंच गए। लड़का और लड़की पल भर को रुके और वे सड़क पार करके मैकलॉड रोड पर चलने लगे। नौजवान माल रोड पर ही ठहरा रहा। शायद वो समझता था कि फिलफौर उनके पीछे गया तो मुमकिन है उन्हें शुबा हो जाए कि उनका तआक़ुब किया जा रहा है, इसलिए उसे कुछ लम्हे रुक जाना चाहिए। लेकिन वो लोग कई सौ गज आगे निकल गए। उसने लपक कर उनका पीछा करना चाहा, मगर अब उसने आधी ही सड़क पार की होगी कि ईंटों से भरी हुई एक लॉरी पीछे से बगुले की तरह आई और उसे रौंदते हुए मैकलॉड रोड की तरफ निकल गई। लॉरी के ड्राइवर ने नौजवान की चीख सुनकर पर भल कर एक गाड़ी की रफ्तार समझ गया। फिर वो समझ गया कि कोई लारी की लपेट में आ गया और वो रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए लॉरी को ले भागा। 2-3 राहगीर जो इस हादसे को देख रहे थे शोर मचाने लगे कि नंबर देखो, नंबर देखो, मगर लॉरी हवा हो चुकी थी। इतने में कई लोग जमा हो गए। ट्रैफिक का एक इंस्पेक्टर जो मोटरसाइकिल पर जा रहा था रुक गया। नौजवान की दोनों टांगें बिल्कुल कुचली गई थी, बहुत सा खून निकल रहा था और वो सिसक रहा था। फ़ौरन एक कार को रोका गया और जैसे तैसे उसमें डालकर बड़े अस्पताल रवाना कर दिया गया। जिस वक्त वो अस्पताल में पहुंचा तो उसमें अभी रमक भर जान बाकी थी। इस अस्पताल के शोबाए हदासत में असिस्टेंट सर्जन मिस्टर खान और 2 नौउम्र नर्सें मिस शहनाज और मिस गुल ड्यूटी पर थीं। जिस वक्त उसे स्ट्रेचर पर डाल के ऑपरेशन रूम में ले जाया जा रहा था तो उन नर्सों की नज़र उस पर पड़ी। उसका बादामी रंग का ओवरकोट अभी तक उसके जिस्म पर था और सफ़ेद सिल्क का मफलर गले में लिपटा हुआ था। उसके कपड़ों पर जा बजा खून के बड़े बड़े धब्बे थे। किसी ने अज़ राह दर्दमंदी उसकी सब्ज़ फ्लैट हैट उठा के उसके सीने पर रख दी थी ताकि कोई उड़ा ना ले जाए। शहनाज ने गुल से कहा, किसी भले घर का मालूम होता है बेचारा। गुल बड़ी आवाज़ में बोली, खून का बंठन खूब बंठन के निकला था बेचारा हफ्ते की शाम मनाने। ड्राइवर पकड़ा गया कि नहीं? नहीं, भाग गया। कितने अफसोस की बात है। ऑपरेशन रूम में असिस्टेंट सर्जन और नर्सें चेहरों पर जर्राही के नकाब चढ़ाए जिन्होंने उसकी आँखों ने सर के सारे हिस्से को छुपा रखा था, उसकी देखभाल में मसरूफ़ थे।
उसे संगमरमर की मेज़ पर लिटा दिया गया। उसने सर पे जो तेज़ खुशबूदार तेल डाल रखा था उसकी कुछ महक अभी तक बाकी थी। पट्टियाँ अभी तक जमी हुई थीं। हादसे से उसकी दोनों टांगें तो टूट चुकी थीं, मगर सर की मांग नहीं बिगड़ने पाई थी। अब उसके कपड़े उतारे जा रहे थे। सबसे पहले सफ़ेद सिल्क गुलबंद उसके गले से उतारा गया। अचानक नर्स शहनाज और नर्स गुल ने बैक वक्त एक दूसरे की तरफ देखा। इससे ज़्यादा वो कर भी क्या सकती थी। चेहरे की जो दिली कैफियत का आईना होते हैं, जराही के नकाब तले छुपे हुए थे और ज़बानें बंद। नौजवान के गुलबंद के नीचे नेक टाई और कॉलर क्या सिरे से कसीन ही नहीं थी। ओवरकोट उतारा गया तो उसके नीचे से एक बोसीदा ऊनी स्वेटर निकला जिसमें जा बजा बड़े बड़े सुराख थे। उन सुराखों से स्वेटर से भी ज़्यादा बोसीदा और मैला कुचैला एक बनियान नज़र आ रहा था। नौजवान सिल्क के गुलबंद को कुछ इस ढब से गले पर लपेटे रखता था कि उसका सारा सीना छुपा रहता था। उसके जिस्म पर महल की तहें भी खूब चढ़ी हुई थी। जाहिर होता था कि वो कम से कम पिछले 2 महीने से नहीं नहाया। अलबत्ता गर्दन खूब साफ थी और उस पर हल्का हल्का पाउडर लगा हुआ था। स्वेटर और बनियान के बाद पतलून की बारी आई। शहनाज और गुल की नज़रें फिर वक्त उठीं। पतलून को पेटी के बजाय एक पुरानी धज्जी से, जो शायद कभी नेकटाई रही होगी, खूब कस के बांधा गया था। बटन और बक्सुए गायब थे। दोनों घुटनों पर से कपड़ा मसक गया था और कई जगह खरोंचे भी थी, मगर चूंकि ये हिस्से ओवरकोट के नीचे रहते थे इसीलिए लोगों की उन पर नज़र नहीं पड़ती थी। अब बूट और जुराबों की बारी आई और एक मर्तबा फिर मिस शहनाज और मिस गुल की आंखें चार हुईं। बूट तो पुराने होने के बावजूद खूब चमक रहे थे, मगर एक पाँव की जुराब दूसरे पाँव की जुराब से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। फिर दोनों जुराबें फटी हुई भी थीं, इस कदर के उनमें नौजवान की मैली मैली एड़ियाँ नज़र आ रही थीं। बिलाशुबा उस वक्त तक तो वो दम तोड़ चुका था। उसका जिस्म संगमरमर की मेज़ पर बेजान पड़ा था। उसका चेहरा जो पहले छत की समत था, कपड़े उतारने की तरफ जो पहले छत की समत था, कपड़े उतारने में दीवार की तरफ मुड़ गया। मालूम होता था कि जिस्म और उसके साथ रूह की बरहंगी ने उसे खजल कर दिया है और वो अपने हम जिस्मों से आंखें चुरा रहा है। उसके ओवरकोट से मुख्तलिफ चीज़ों की से जो उसके ओवरकोट की मुख्तलिफ जेबों से जो चीज़ें बरामद हुईं वो ये थीं: एक छोटी सी स्याह कंघी, एक रुमाल, 6.5 आने, एक बुझा हुआ सिगरेट, एक छोटी सी डायरी जिसमें नाम और पते लिखे थे, नए ग्रामोफोन रिकॉर्डों की एक महाना फहरिस्त और कुछ इश्तिहार जो मटर गश्त के दौरान इश्तिहार बांटने वालों ने उसके हाथ में थमा दिए थे और उसने उन्हें ओवरकोट की जेब में डाल दिया था। अफसोस कि उसकी बेत की छड़ी जो उस दौरान में कहीं खो गई थी उस फहरिस्त में शामिल ना थी।